हमने कैलकुलेटर की ट्रिक मैंने दो बताई थी आपको कि स्टैट्स मोड ऑप्शन टू यूज करके, ठीक है ना। अगर मैं एक्स में एक्स का डेटा डालूंगा, वाई में वाई का डेटा डालूंगा, तो ये वाई और एक्स की फॉर्म है। मैं शिफ्ट 1 दबा के ऑप्शन 5 रिग्रेशन मोड में आके ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ और सम में जाके सम निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर मुझे एक्स और वाई निकालना होगा तो मैं डेटा शफल कर दूंगा, एक्स में वाई का डेटा पुट करूंगा और वाई में एक्स का डेटा पुट करूंगा, ऐसा है ना भाई। ओके सर। फिर अपने पास हेडिंग डालने का है आज कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है, लिख लो, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है। और दो वेरिएबल से मुराद वही डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास। तो अगर मैंने दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेजर करना होगा कि मैं रिलेशनशिप किस किस तरीके के हो सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वो कोरिलेशन का पार्ट है अपने पास, ठीक है ना। रिग्रेशन मॉडल से फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है मेरे पास, और कोरिलेशन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेजर करने के लिए होता है। अब रिलेशनशिप की कुछ टाइप्स है, मैं बोलता हूँ 3 टाइप्स है। पहली टाइप जिसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव रिलेशन। सेकंड जिसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव रिलेशन। और थर्ड बोलते हैं नो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन में फर्दर दो चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव रिलेशन इटसेल्फ और एक परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। नो रिलेशन के अंदर कोई केस नहीं है, सिर्फ नो रिलेशन एक ही केस है मेरे पास। नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर दो चीजें हैं, एक तो नेगेटिव रिलेशन इटसेल्फ और एक परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। तो मेरा भाई अगर मैंने रिलेशनशिप देखना होगा, मुझे ये पता करना होगा कि रिलेशनशिप कितने टाइप के हैं, तो मैं कोरिलेशन अपने पास यूज कर सकता हूँ। रिलेशनशिप 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन के अंदर फर्दर दो चीजें हैं, पॉजिटिव इटसेल्फ और परफेक्ट पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर भी दो चीजें हैं, परफेक्ट नेगेटिव और नेगेटिव इटसेल्फ, ठीक है ना। अब सर बात ये आती है कि चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप मेजर किस तरीके से होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या परफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है या नो रिलेशन है। तो रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए दो मेथड है मेरे पास। पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम का, देख लो अपने पास। पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम का। और सेकंड मेरे पास मेथड है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मेरे पास दो मेथड है कोरिलेशन मेजर करने के लिए। पहला क्या है, स्कैटर डायग्राम,
कि मैं स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर लूं अपने पास वेरिएबल्स की, और सेकंड मेथड है मेरे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। याद रखना स्कैटर डायग्राम जो है वो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के एमसीक्यूज कोरिलेशन से रिलेटेड स्कैटर डायग्राम से आते हैं, और कैलकुलेशन वाले जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से आते हैं। तो अब स्कैटर डायग्राम के थ्रू जरा कोरिलेशन मेजर करना सीखते हैं कि स्कैटर डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अपने पास हेडिंग डाल दो स्कैटर डायग्राम। अगर बेटा स्कैटर डायग्राम के अंदर हम पहले अपने पास जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो पॉजिटिव रिलेशनशिप की करते हैं, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा तो डायग्राम कैसी होगी। तो अगर मैं एक्स और वाई आपके सामने ड्रॉ करूं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ठीक है ना। ये इनका ओरिजिन आ गया। एक्स पे एक्स का डेटा प्लॉट कर दूंगा, वाई पे वाई का डेटा प्लॉट कर दूंगा। डेटा पुट करने के बाद कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे। कुछ पॉइंट इस तरीके के आ रहे होंगे, तो इन पॉइंट्स को देखने के लिए मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, क्योंकि स्कैटर डायग्राम है, मैं लाइन से कनेक्ट नहीं करता पॉइंट्स अपने पास, ठीक है ना। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसको मैंने नाम दिया है इमेजिनरी लाइन, और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं, और ये वही लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली। तो सर हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखो तुम्हारे ग्राफ की जो डायरेक्शन है, जो ग्राफ में पॉइंट्स की डायरेक्शन है वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ है। ये वाला एरिया तुम्हारे पास क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये तुम्हारे पास है अपर लेफ्ट। ये वाला ग्राफ का जो पॉइंट है ये अपर लेफ्ट का है, ये वाला ग्राफ का जो पॉइंट है ये लोअर लेफ्ट का है। ये तुम्हारा ग्राफ पे तुम्हारा पॉइंट तुम्हारे पास अपर राइट का है, और ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास लोअर राइट का कहलाएगा। तो अगर ग्राफ की तुम लोग डायरेक्शन देखते हो मेरा भाई, ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ। अगर ग्राफ की डायरेक्शन लोअर लेफ्ट टू अपर राइट है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट है, दैट मींस तुम्हारे पास जो कोरिलेशन आ रही है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। एक पॉइंट बढ़ रहे हैं तो दूसरी, देखो मिसाल के तौर के ऊपर ये पॉइंट है 1 1 का, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल में ये है मेरे पास, तो ये पॉइंट क्या है 2 2 का। फिर सर दूसरे पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट देख लो, तो ये हो जाएगा 4 4 का। इस तरह से 3 3 का, मतलब एक का यूनिट बढ़ रहा है एक्स का, तो वाई का यूनिट भी बढ़ रहा है। तो मेरे पास मेरा भाई मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और सर परफेक्ट पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, ये पॉजिटिव में भी तो दो है ना, पॉजिटिव इटसेल्फ और परफेक्ट पॉजिटिव भी। यार ये जरा बैटरी चेंज करवा के आना इसकी, इसको कॉपी करो फिर डिस्कस करता हूँ। इसकी बैटरी एडमिन में चलेगा, बोला बैटरी चेंज कर दो इसकी।
तो देखो भाई, अगर मैं पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करूं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर जो हमारी डायग्राम बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि डायग्राम के जो पॉइंट्स है वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ होंगे, और मैंने एक इमेजिनरी लाइन इसलिए बनाई ताकि मुझे पता चल सके पॉइंट्स की डायरेक्शन। तो अगर याद रखना पॉजिटिव रिलेशनशिप में होगा ये कि जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी और पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या होंगे, क्लोज टू होंगे। ठीक है ना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होने का मतलब ये, और अपर डायरेक्शन का मतलब ये कि अगर x बढ़ता है तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन मिसाल के तौर के ऊपर x इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से, x की वैल्यू बढ़ रही है 2 यूनिट से, तो y की हो सकता है वैल्यू बढ़ रही हो 4 यूनिट से, सेम वैल्यू से नहीं बढ़ेगी, चेंज वैल्यू से बढ़ेगी। हो सकता है x बढ़ रहा हो 5 यूनिट से, y बढ़ रहा हो 8 यूनिट से। ठीक है ना, लेकिन होगा ये कि x बढ़ेगा y बढ़ेगा, x कम होगा y कम होगा, इसीलिए बोला इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप। के बात समझ में आती है? और पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर डायग्राम हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी। x का मतलब x की वैल्यू वो x के एक्सिस पे होंगी प्लॉट, और y की वैल्यू y एक्सिस पे प्लॉट होंगी। मैंने बोला है कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट 4 है, 3 यूनिट से बढ़ रहा है, हो सकता है y का पहला पॉइंट ये हो, दूसरा पॉइंट 6 हो, तो x बढ़ा कितने यूनिट से, 3 यूनिट से, y बढ़ा कितने यूनिट से, 5 यूनिट से, लेकिन सेम वैल्यू से नहीं बढ़ेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप पे क्या होगा कि एक x बढ़ेगा मिसाल के तौर पर 2 यूनिट से, y बढ़ेगा 4 यूनिट से या 1 यूनिट से, सेम वैल्यू से नहीं इंक्रीज होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप के केस के अंदर। ठीक है ना, लेकिन होगा यही कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा अपने पास। ठीक है ना, अभी आ रहा है सेम वैल्यूज के लिए, तो फिर उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं अपने पास परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन के केस के अंदर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं भाई, एग्जैक्ट सेम डायग्राम ड्रॉ होगी। वैसे ही हमारे पास इमेजिनरी लाइन आएगी लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ, लेकिन इस दफा क्या होगा कि सारे के सारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप के केस के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं होते। और पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर होता ये है कि सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। अगेन इस लाइन को मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही बोलूंगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही बोलूंगा। अगेन इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो लोअर लेफ्ट टू अपर राइट चल रही है। लेकिन इसमें होगा ये कि अगर x इंक्रीज होगा तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय सेम प्रोपोर्शन। एक्स और वाई इंक्रीज होगा बाय सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अगर x बढ़ रहा है 2 यूनिट से तो y भी 2 यूनिट से बढ़ेगा। पॉजिटिव में क्या था, x 2 से बढ़ रहा था, y 4 से बढ़ रहा था या 5 से बढ़ रहा था। लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा, जितने यूनिट से x बढ़ेगा उतने ही यूनिट से हमारे पास y भी इंक्रीज होगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर। ठीक है ना, तो दोनों डायग्राम्स के अंदर बाय सेम प्रोपोर्शन का वर्ड है जो आपको आइडेंटिफाई कराएगा परफेक्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव के बेस के अंदर। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिख लो, मैं लिख देता हूं। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन पॉजिटिव और परफेक्ट पॉजिटिव। क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ एक पॉइंट चेंज है। क्या, मैं लिख देता हूं बाय सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन वाला पॉइंट है जो आपस में इन दोनों को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन पॉजिटिव और
परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या बात समझ में आती है? क्या क्लियर हो गया? पॉजिटिव और परफेक्ट पॉजिटिव के अंदर क्या है? पॉजिटिव के अंदर लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे पॉइंट, लाइन की डायरेक्शन लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ होगी, लेकिन सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे। और परफेक्ट पॉजिटिव में होगा ये कि सारे के सारे पॉइंट जो है लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे, कोई भी एक पॉइंट आगे पीछे नहीं होगा अपने पास, ठीक है ना। फिर अपने पास हेडिंग डालो तीसरे नंबर पर, नेगेटिव। इसको कॉपी कर लो। अपने पास हेडिंग डालो नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या लिखना है? है? लिखो। अपने पास हेडिंग डालो नेगेटिव रिलेशनशिप, और जरा नेगेटिव रिलेशनशिप की डायग्राम बनाओ। पॉजिटिव रिलेशनशिप का जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट था वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ था। नेगेटिव का लाइन ऑफ बेस्ट फिट किस तरह? अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ फॉल करेगा, ठीक है ना। तो डायग्राम अपने पास जरा बनाओ, फिर मैं बना के चेक करता हूँ, ठीक है ना। खुद से बनाए जरा नेगेटिव रिलेशनशिप की डायग्राम, और उसकी लेबलिंग भी खुद करें। कर लिया लड़के कॉपी? लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी ऐसी, अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ, और सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे? लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे। ये इसको मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलूंगा। अगेन डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है ग्राफ की जो पोजीशन है वो अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ मूव कर रही है। और नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि x बढ़ेगा तो y कम होगा, या x कम होगा तो y बढ़ेगा। पॉजिटिव में क्या था? दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे? नेगेटिव में क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है वो, डायरेक्ट रिलेशनशिप था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे एक्स और वाई। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है पहला कम हो रहा है, ऐसा ना। क्या यहाँ सेम प्रोपोर्शन लिखूं मैं? नहीं, सेम प्रोपोर्शन अगर लिख दिया तो फिर वो हो जाएगी परफेक्ट नेगेटिव वाली। चलो वो बना लो फिर फटाफट से, इसके बाद परफेक्ट नेगेटिव वाली डायग्राम बना लो अपने पास। यहाँ लिख लो कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y।
हाँ भाई, सारे के सारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर बना देंगे इस तरीके से। अगेन इस लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलूंगा। अगेन इस लाइन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ मूव कर रही है, और x is again inversely proportional to y but by same proportion। मतलब अगर x 2 यूनिट से बढ़ेगा तो y 2 ही यूनिट से कम होगा, x 4 यूनिट से बढ़ेगा तो y 4 ही यूनिट से क्या होगा, कम होगा, अपने पास सेम वैल्यू से कम होगा, ठीक है ना। और अगर इसमें भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिखे, सेम पॉइंट ये क्या, सेम प्रोपोर्शन। भाई क्या बात समझ में आती है? चलो भाई, फिर आखिरी अपने पास ड्रॉ करते हैं ई पर नो रिलेशन। वो रिलेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा, जैसे ऊपर वालों में पैटर्न था पॉजिटिव का या नेगेटिव का, अपवर्ड का या डाउनवर्ड का। नो रिलेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, सारे के सारे पॉइंट्स गैस मॉलिक्यूल की तरह स्कैटर हुए हुए होते हैं। इस तरीके से गैस मॉलिक्यूल देखा है ना, इस तरीके से सबके सब क्या होते हैं, स्कैटर हुए हुए होते हैं। तो ये रिलेशन है नो रिलेशन। नो रिलेशन के केस के अंदर कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस नहीं होता, कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में एक दूसरे का, ठीक है ना। एक्स एक्सेस और एक्स के वेरिएबल्स का और वाई के वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसीलिए नो रिलेशन का केस आएगा हमारे पास। उसके डायग्राम विजुअल इंप्रेशन कुछ इस तरीके का होगा, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा, कोई लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं होगी, सारे के सारे पॉइंट्स स्कैटर डायग्राम के ऊपर क्या होंगे, स्कैटर हुए होंगे अपने पास, ठीक है भाई। अच्छा एक बात और लिख लो, ऊपर आओ। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज के अंदर कैलकुलेट होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज के अंदर कैलकुलेट होता है, -1 to +1, -1 to +1 रेंज के अंदर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है, ठीक है ना। -1 से छोटी नहीं होंगी और +1 से बड़ी नहीं होंगी, इस बीच में फॉल करेगा। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन COC, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो क्लोजर टू 1 होगी, क्लोजर टू +1 होगी, 1 नहीं होगी। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, क्लोजर टू +1, 1 के करीब करीब होगी, 8.9, 9.8, 9.5, +1 से क्या होगी, करीब करीब होगी। और अगर परफेक्ट पॉजिटिव होता है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू +1 होगी एग्जैक्ट। और अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो नेगेटिव रिलेशनशिप में COC की वैल्यू क्लोजर टू -1 होगी, ऐसा ना। और अगर परफेक्ट नेगेटिव होता है तो COC की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी, तो फिर नो रिलेशन में क्या होगा,
जीरो, बिल्कुल। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। उसमें अगर 1 से करीब करीब आती है पॉजिटिव 1 से, तो दैट मींस दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर एग्जैक्ट 1 आती है तो परफेक्ट पॉजिटिव। अगर नेगेटिव 1 से क्लोज टू है तो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव 1 आ रही है तो परफेक्ट नेगेटिव, और अगर जीरो आएगी तो इसका मतलब क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में। ठीक है ना। मैं यहाँ समरी भी ड्रॉ कर देता हूँ। COC +1 का मतलब क्या है, लिख लो अपने पास, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्लोजर टू पॉजिटिव 1 है तो इसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशन। अगर COC की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है नो रिलेशन। अगर COC की वैल्यू क्लोजर टू नेगेटिव 1 है तो इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशन। और अगर COC की वैल्यू नेगेटिव 1 है तो इसका मतलब है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। ऐसा भाई। आगे बढ़े। ये सारी बातें आपके पास समरी में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। स्कैटर डायग्राम नहीं बनाओगे, लेकिन ये पॉइंट्स मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिख के दिए, ये आप समरी में अपने पास लिखेंगे पीछे, ठीक है। डन। कौन कॉपी करा, हाथ खड़ा करे, फटाफट से करो भाई। अपने पास हेड ना दो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डन। अब मेरा भाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के मेरे पास कुछ 4 से 5 फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। और हर फॉर्मूला के हिसाब से सवाल टेस्ट होता है आई कैप में। तो पहला फॉर्मूला COC is equal to n into sum of xy minus sum of x into sum of y under root of n into sum of x square minus sum of x का whole square bracket close multiply n sum of y square minus sum of y का whole square। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का ये है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है COC is equals to under root p multiply by d, ठीक है ना। दोनों रिलेशन कोएफिशिएंट का रूट ले लूंगा। तीसरा फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड
deviation of x multiplied by standard deviation of y। ये मोबाइल फोन वगैरह आप लोग साइलेंट पे रख लिया करें, ठीक है ना, मोबाइल फोन की आवाज नहीं आया बजते में। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या लिखा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अच्छा ये देखो कोवेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब की डिटेल डिस्कशन करेंगे आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं और जब चैप्टर नंबर 8 करेंगे मेजर और सेल्टेड टेंडेंसी वाला, तो उसके अंदर कोवेरियंस क्या होगा, क्या मुझे बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, क्यों कैलकुलेट करूंगा, मुझे क्या इन्फॉर्म करेगा, ये सारी बातें डिटेल डिस्कशन अपने पास चैप्टर नंबर 8 में करेंगे, ठीक है ना। तो सर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम लोग यहाँ पर एस एक्स वाई से डिनोट करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम लोग एस एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स को हम लोग एस एक्स से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई को हम लोग एस वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई है ना, मतलब मल्टीप्लाई लगा लो। तो फिर बात ये आती है सर ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होता है, ये भी तो बताएं, आइए बताते हैं। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करने का बच्चों फॉर्मूला है मेरे पास n into sum of xy minus sum of x into sum of y divided by n into n minus 1। ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मेरे पास। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है अंडर रूट ऑफ n sum of x square minus sum of x का whole square divided by n into n minus 1। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन y कैसे कैलकुलेट होता है, n into sum of y square sum of y का whole square n into n minus 1। तो इस तरीके से अपने पास आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आगे बढ़े, भाई फॉर्मुलाज एब्जॉर्ब कर लोगे ना, मसला तो नहीं है फॉर्मुलाज एब्जॉर्ब करने में। ये छोटे छोटे फॉर्मुलाज है, बड़े फॉर्मुलाज नहीं दिखाए मैंने, वरना बड़े फॉर्मुलाज दिखाती तो तुम लोग तो फीस पेमेंट करा लोगे अपनी। अभी ही दिखाऊंगा, 2-3 महीने बाद दिखाऊंगा। कौन था ये, मैंने बताया ना कैसे याद होगा फॉर्मुलाज, बताओ। जब भी सवाल सॉल्व करो तो पहले फॉर्मुला लिखो, बस ऐसे याद होंगे। मैं जब भी सवाल सॉल्व करता हूँ मैं मुझे फॉर्मुला लिखना पड़ता है, मैं नहीं बोलता फॉर्मुला, ठीक है ना अपने पास। तो इसी तरीके जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो फॉर्मुला क्लास में लिखो, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम अपने पास कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं पहले वाले फॉर्मूले से। कंप्लीट नहीं हुआ, ये लो लिखो फटाफट से। हाँ तो अभी बताता हूँ ना थोड़ी सी देर में। सवाल देखो, जिस तरीके से रिग्रेशन का सवाल था, रिग्रेशन के सवाल में मैंने बोला 2 टाइप का आ सकता है। पहला x का डेटा होगा, y का डेटा होगा, तो मैं कैलकुलेटर की ट्रिक लगाकर a और b निकाल लूंगा। अगर सम ऑफ x सम ऑफ y होगा तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके सवाल में अगर x और y का कंप्लीट डेटा होता है तो मैं फॉर्मूला नंबर 1 लगा लूंगा, सही है। पहला फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, जब x और y का पूरा पूरा डेटा मुझे गिवन होगा, x की पूरी सीरीज गिवन होगी, y की मेरे पास पूरी सीरीज गिवन होगी, फॉर्मूला नंबर 1 लगाऊंगा। फॉर्मूला नंबर 2 कब लगाऊंगा, जब मुझे 2 इक्वेशन गिवन होगी, एक x1y की एक y1x की, तो b और d निकाल के फिर फॉर्मूला निकाल लूंगा मैं। और फिर अगर सवाल के अंदर मेरे पास उसने दे दिया कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की वैल्यू ये, तो उस केस के अंदर पे मैंने अपने पास क्या करना पड़ेगा,
चौथा फॉर्मूला अप्लाई करना, तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि सवाल के अंदर मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से फॉर्मूले की सिलेक्शन होगी कि भाई अब इस फॉर्मूले से प्रोसीड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है भाई। मिसाल के तौर के ऊपर इक्वेशन दे दी उसने 4x + 9y = 10, ये y on x की इक्वेशन है। और फिर दुआ देती कि 5x + 2y = -20, ये x और y की इक्वेशन है। बताओ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन = क्या होगा। तो इस केस के अंदर मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड वाला। तो इस तरीके से सवाल के अंदर आइडेंटिफाई मुझे करना होगा कौन सा फॉर्मूला ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। तीसरा वाला कब अप्लाई होगा, जब सवाल के अंदर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सवाल में गिवन होगा, ठीक है ना। ये सब चीजें लिखनी है भाई, सारे फॉर्मूलाज, उनके की पॉइंट, ये सारी चीजें आपने समरी में कॉपी करनी है, एक एक चीज। तो आओ पहले वाले फॉर्मूले से अपने पास कैलकुलेशन का आगाज करते हैं। मैं सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं, उसको सॉल्व करते हैं फिर। चले भाई तो देखें यार, शाबाश। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सवाल में ये लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, कार्ल पेयरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका पूरा नाम है। फॉर द गिवन वैल्यूज आल्सो वेरीफाई, ये वेरीफाई वाली लाइन हटी, हटा देते हैं, इसको बाद में करेंगे। कह रहा कार्ल पेयरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, सी ओ सी निकाल लेते हैं। ओके, तो सी ओ सी निकालने के लिए देखो अब मेरे पास x और y का पूरा पूरा डेटा गिवन है, तो मैं बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो सबसे बड़ा सवाल लिखा था, ठीक है ना। इसके लिए करना ये होगा कि मैंने सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ xy, सम ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ y स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये तो आप निकाल लोगे ना बाय कैलकुलेटर। अभी तो मैंने अरबी जबान में बोला है। अगर x और y का पूरा पूरा डेटा गिवन है, पूरी सीरीज गिवन है, तो फिर मैं फॉर्मूला नंबर 1 लगा लूंगा अपने पास, ठीक है ना। इस सवाल के अंदर x और y की पूरी पूरी वैल्यूज गिवन है, तो मैं अपने पास फॉर्मूला बड़ा वाला लगा सकता हूँ। लगाने को तो कोई भी सेकंड वाला भी लगा सकता हूँ, थर्ड वाला भी लगा सकता हूँ, लेकिन लिहाज से मैं पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ x, सम ऑफ y आप बाय कैलकुलेटर निकाल लें, निकाल लोगे ना सम बाय कैलकुलेटर, कल सिखाया था मैंने निकालना। वही स्टैट्स मोड में आओ, और स्टैट्स मोड में आने के बाद डेटा पुट कर दो, x का x में, y का y में, और शिफ्ट 1 दबा के जरा सम में जाके वैल्यू बताओ, सम ऑफ x क्या आ रहा है, 28। फिर y, सम ऑफ xy 5 पे है ना, सम ऑफ xy कितना है, 4। एक्स स्क्वायर ही बताओ भाई फिर, 216, और वाई स्क्वायर 1176। तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा कि सी ओ सी इक्वल्स टू n इनटू सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ x इनटू सम ऑफ y, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है मेरे पास, 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 456 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 76 डिवाइडेड बाय
5 multiplied by 216 minus 28 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई का साइन पे ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाय 1176 माइनस 76 का होल स्क्वायर। तो मेरा भाई अगर मैं न्यूमरेटर सॉल्व करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 456 क्या आ रहा है 1824 और फिर 28 इंटू 76 2128 अंडर रूट 5 इंटू 216 क्या आ रहा है और 28 का स्क्वायर 784 और 5 इंटू 1176 है 5280 780 क्या पहला वाला 2280 है तो चेंज करवाओ ना ये किसने लिखा है और वो सही है 28 इंटू 76 सही है वो। चलो फिर बताओ कि 76 का स्क्वायर करो क्या आ रहा है 5776 ओके मेरा भाई। अगर मैं न्यूमरेटर सॉल्व करता हूँ न्यूमरेटर में क्या बचता है 152 ओवर अंडर रूट ऑफ 1080 माइनस 784 296 और 5880 माइनस 5776 अगर भाई मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या बन रहा है 296 मल्टीप्लाई 104 और अगर मैं 30784 का रूट लेता हूँ तो क्या आ रहा है 175.45 और डिवाइड कराओ तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बना 0.866 इसका मतलब क्या मतलब है इसका दोनों x और y के बीच के अंदर क्या है पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि r की वैल्यू पॉजिटिव 1 के क्लोज टू है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या पॉजिटिव रिलेशन बिल्कुल कर सकते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं ये पूरी चीज आप कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हैं ठीक है ना तब भी यहाँ से ये आएगा तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसको कॉपी करें और फिर इसकी तरह दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं भाई डन कॉपी कर लिया फटाफट से करो भाई लड़के तुम पहले दिसंबर में वैसे भी थे ना दिसंबर में वैसे कौन कौन शिफ्ट किया किन बच्चों ने 1 2 3 4 हाँ
हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे यही वाला सॉल्व करेंगे, तो उसमें कुछ और भी कहा था वेरीफाई करने को मुझसे ना। देखो सवाल में उसने लिख के दिया था ऑल्सो वेरीफाई आर एक्स वाई, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यू वी। तो सवाल में u और v का डेटा तो मुझे गिवन नहीं है, लेकिन u निकालने का फॉर्मूला गिवन है और v निकालने का भी फॉर्मूला गिवन है। हमने x की वैल्यू को u में कन्वर्ट करना पड़ेगा और y की वैल्यू को v में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो आओ कर लेते हैं। पहले x की वैल्यूज को लिस्ट डाउन करता हूँ, 0 4 6 8 10 और u निकालना है यहाँ से, और u का फॉर्मूला है x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 0 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 करता हूँ क्या आता है, -3। फिर 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 करता हूँ क्या आता है, -1। 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 करूंगा क्या आएगा, 0। और फिर 1 और फिर 10 माइनस 6 करूंगा 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा। सही है भाई। सम ऑफ यू कितना आ रहा है, 0 -1। फिर सर y से v निकालना है, तो y की वैल्यू को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, 12 14 16 18 16 और यहाँ से v निकालना है। तो v का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा मेरे पास y माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 12 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो क्या बनता है, माइनस, और फिर 14 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 क्या बनता है, 0। और 18 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 1 और 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 अगेन 0। तो इसकी वैल्यू आती कितनी, -2 मेरा भाई। अब एक काम करो, हमने कुछ वैल्यूज निकालनी, जैसे सम ऑफ यू, सम ऑफ v, सम ऑफ यू स्क्वायर, सम ऑफ v स्क्वायर, सम ऑफ यू वी। तो जरा x और y में आओ, a प्लस बी एक्स में आ जाओ, x में u डाल दो, y में v डाल दो। सही है ना, ताकि सम बाय कैलकुलेटर अपने पास निकाल लो। a प्लस बी एक्स में आए, x में u डेटा पुट करते और y में b का डेटा पुट करके जरा सम मुझे बताइएगा क्या आ रहा है। सम x वही तो आया भाई ना, -1 -2 यू स्क्वायर बता दो। क्यों भाई, क्यों मन हो जाएगा, सम ऑफ यू स्क्वायर ना, ये सम ऑफ यू स्क्वायर लिखा है, सम ऑफ यू का होल स्क्वायर नहीं लिखा है। हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर से निकाल लो। यू स्क्वायर आ रहा है 15 और बी स्क्वायर और यूवी का मतलब एक्स वाई 8 और एन है अगेन मेरे पास कितना मेरा भाई 5 का। तो इस केस में बच्चों अब मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूवी इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ यूवी माइनस सम ऑफ यू माइनस इनटू सम ऑफ v का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n इनटू सम ऑफ v स्क्वायर माइनस सम ऑफ v का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n इनटू सम ऑफ u स्क्वायर माइनस सम ऑफ u का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, ओहो गलती से लगा, ठीक है। क्या हो रहा है भाई,
कैलकुलेटर गिराने में 4-5 लोग हंस क्यों रहे हैं? कैलकुलेटर ही गिरा है ना। कैसा दौर आ गया है आजकल। खैर, तो भाई फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट करता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय यू वी कितना था, 8। सम ऑफ यू था -1 और सम ऑफ वी था -2। 5 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर मेरे पास आया 16, 6 माइनस सम ऑफ वी का मतलब -2 का होल स्क्वायर। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर आया था मेरे पास 15 माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो 8 5 का 40 हो जाएगा ये। -2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। बड़ा टू छोटे टू से मल्टीप्लाई हो, छोटा टू बड़े टू से मल्टीप्लाई हो, आंसर 4 ही आता है। चलो, तो भाई अगर ये करता हूँ -2 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएगा ये। 30 -4 -2 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 तो 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय 15 5 से कितने होते हैं 75। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 38 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 26 इंटू 74। डिवाइड करा के चेक करिएगा क्या 0.866 आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, यही आ रहा है। तो इसका मतलब भाई सवाल में वेरीफाई होता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई is equals to coefficient of correlation UV verified। थोड़ा दूर कर दूं, जूम इन। भाई वैल्यू को जूम करने का बोला, ये थोड़ी बोला ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू। भाई मेरा सिर्फ तुम तीनों यार। क्या चीज नीचे करूं। उठा भाई, जल्दी जल्दी कॉपी करो यार, नेक्स्ट सवाल भी सॉल्व करना है अभी।
हो गया भाई? वैसे मुझे एक बात का अफसोस हो रहा है भाई। पूछो किस बात का, बताऊं या जाने दूं? जाने दे तो फिर नेक्स्ट टाइम लग जाएगी आपकी है बग्गी। जाने दूं? अब इधर तो देख लो ना, आवाज पहचानता हूं मैं भाई, ऐसा नहीं है। इधर बोल के ना उधर देख रहा है, मेरा किसी को क्या पता। जाने देता हूँ भाई, कोई मसला नहीं है। तो बात ये है कि जिस तरीके से रिग्रेशन में हमने दो चीजें देखी थी, y1 x x1 y, कोरिलेशन में तो ऐसा देखा ही नहीं। कोरिलेशन में तो सिर्फ एक ही तरह से फॉर्मूला लिखी है, हमने तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं कि x और y का फॉर्मूला कौन सा है, y1 x का फॉर्मूला कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x1 y निकालो या y1 x निकालो, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको भी अपने पास लिख लेना। एक दफा सवाल आया था पेपर के अंदर, उसने पूरा मटेरियल दिया, सम ऑफ एक्स ये है, सम ऑफ वाई ये है, एक्स स्क्वायर ये है, वाई स्क्वायर गायब कर दिया उसने, वाई स्क्वायर दिया ही नहीं सवाल के अंदर, ठीक है ना। सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाई एक्स की वैल्यू ये है। मिसाल के तौर के ऊपर क्या लगा, आप बताओ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चा परेशान होगा, क्या लगा भाई वाई स्क्वायर गायब है, कुछ ना कुछ एक काम करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वाई स्क्वायर निकालूंगा, फिर नया फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं बेवकूफी, कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। तो अगेन 0.96 मार्क करके मैं आ जाऊंगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें भी आके आपसे सवाल में पूछेगा, ठीक है भाई। एक काम करते हैं, यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपने पास। अल्लाह हाफिज।